अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, 27 अमेंडमेंट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और टेबल पर इतनी बड़ी खबरें हैं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, इतनी टॉप स्टोरीज हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। अच्छा। तो मैं आपके सामने रख देती हूँ, दो क्यू कार्ड्स रख देती हूँ। अच्छा। एक बड़ी खबर जिसने सुर्खी बनाई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। 26 अमेंडमेंट जैसे ही आई तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई इस्तीफे आ सकते हैं, नहीं आए, ठहरे रहे, कुछ डटे रहे, अदलिया में मुजाहमत के इस्तारे समझे जाते रहे, अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इसके अलावा भी कुछ जजेस हैं, उनके बारे में आप बताएंगे कि इस्तीफे और आ सकते हैं नहीं। उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है, लेकिन ऐसे में उनका मुतालबा भी पूरा कर दिया गया, फुल कोर्ट बुलाने का। फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया गया, लेकिन इस्तीफे आ गए। अब आपसे ये जानना है कि ऐसा उन्होंने इस वक्त क्यों किया। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि अब 27 अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी है और ऐसे में जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है वो भी नेशनल असेंबली में पेश कर दिया गया। उसमें मुद्दत की बात भी हो गई और नोटिफिकेशन की भी बात हो गई और कुछ और ओहदों की भी बात हो गई। तो आप किससे पहले बात शुरू करना चाहेंगे? देखिए, ये जो 27th अमेंडमेंट है ये तो 3-4 दिन से चल रहा है ना। अच्छा। और कल से पहले पिछले हफ्ते भी हमने बता दिया था कि 27th क्या होगा, उसके बाद वो आया वैसे ही हुआ। तो इसमें जो लेटेस्ट तो यही है ना कि आखिरी वक्त पे उन्होंने कुछ छोटी मोटी और ट्वीक्स की है जी। तो मेरा ख्याल है इससे अहम ज़्यादा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। एक तो ये जो रेजिग्नेशंस आए हैं 2 जजेस के, दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया है। अच्छा। हाँ। आप इससे शुरू करें? तो मेरा ख्याल है इससे शुरू करें, ये आज की खबर है ना। हाँ, बाकी खबरें तो कल परसों की है ना। हाँ, तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पहले लेटर लिखना कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और इस पर अदलिया बैठे। ये अदलिया पर बहुत बड़ा वार है, आईनी जमहूरियत पर बहुत बड़ा वार है, गहरा घाव है, और फिर रिज़ाइन कर देना, इसका क्या मतलब? देखिए, डिमांड ये थी कि फुल कोर्ट बुलाया जाए जी, और फुल कोर्ट बुलाया नहीं जा रहा था। और ये तवक्को थी कि कुछ जजेस की ये कोशिश है कि फुल कोर्ट जब होगा तो फिर हम शोर डालेंगे वहाँ और वहाँ लेन देन होगी, ठीक ठाक शोर शराबा होगा, ठीक ठाक हेडलाइंस होंगी, और उसके बाद फिर हम, अगर हमारी बात ना मानी गई या इम्पैक्ट क्योंकि काफ़ी हो जाएगा, शायद गंद भी पड़ जाए, शायद डिविजन्स हो जाएं, तो फिर हम देखेंगे कि रिज़ाइन करना है या लड़ाई करनी है। ठीक, ये इसलिए ये कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट बुलाया जाए, क्योंकि उसे पता था 3-4 लोग जो हैं जिन्होंने पहले भी ख़त लिखे थे और उसका उनकी जो व्यूज़ थी वो पता चल गई थी वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तो इसलिए ख़त लिखे गए, रेजिग्नेशन तैयार करके रख लिए गए। अच्छा। मगर दिए नहीं। आज क्या हुआ कि रेजिग्नेशन भी दे दिए गए प्रेसिडेंट साहब को, दो जजेस ने, और उधर से चीफ जस्टिस साहब अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट भी बुला लिया। तो अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ कि क्या बात है कि फुल कोर्ट पहले नहीं बुलाया जी, क्यों आज बुलाया? क्या बात है कि रेजिग्नेशंस आ गए हैं कि इंतज़ार क्यों नहीं किया कि फुल कोर्ट होगा तो फिर शोर शराबा करके रिज़ाइन करें? देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले इंडिकेशन ये थी कि शायद फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए, खत वत तो लिख दिए थे पहले उन्होंने, रेजिग्नेशन दे दिए। मैं समझता हूँ जैसे ही रेजिग्नेशंस मिले हैं, अच्छा, तो फिर सोचा कि अब हम फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा नहीं होगा। जो शोर शराबे वाले हैं वो तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला तो अब नहीं होंगे फुल कोर्ट में, और नाम नहीं है, वो करेंगे। अब मेरा ख्याल है एक आध नाम और है, हो सकता है वो भी शायद आज ही रेजिग्नेशन आ जाए उनका। ये टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर वेटिंग कि फुल कोर्ट अनाउंसमेंट वो हो नहीं रही थी। देन दे थॉट कि अब होनी नहीं है तो हम कर देते हैं, बिकॉज अब और क्या रह क्या गया है, अमेंडमेंट तो पास हो गई है, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए थे ना जी, तो फिर रह क्या गया था। हाँ। अच्छा, बड़ी चंबे की बात इसमें यह है कि इससे पहले जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह कोई लेटर लिखते थे वो मीडिया को पहले मिल जाता था, और बकौल अपोजिशन के, उनकी अपोजिशन के वो खुद लीक करते हैं और वो मीडिया की जीनत बन जाता था। रेजिग्नेशंस क्या पहले से लिख दिए गए थे लेकिन भिजवाए नहीं गए थे? खबरें ये लीक हुई थी कि हम रिज़ाइन करेंगे। हम सबको पता था कि ये रिज़ाइन करेंगे, बिकॉज ये रह नहीं सकते थे ना इस किस्म के माहौल के अंदर जहाँ उन्होंने इतने एतराज़ किए थे, तो वो रह नहीं सकते थे। क्वेश्चन वाज व्हेन विल दे रिज़ाइन जी, तो वो अब पता चल दे वर वेटिंग फॉर द फुल कोर्ट।
कि वो अगर होता है तो वी विल डू इट आफ्टर द फुल कोर्ट। को फुल कोर्ट के अंदर बोलेंगे ना, मौका मिलेगा ना, लोगों को उकसाएंगे ना, देखे ये हो गया वो हो गया, इट वुड हैव बीन हेडलाइंस। फुल कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि फैसल वाडा जो बात कर रहे थे, हाँ, फैसल वाडा कह रहे हैं नवंबर में कुछ हलचल होने वाली है। वो कह रहे आगे 19 नवंबर तो है, चढ़ गया ना। वो कह रहे हैं आगे कुछ हलचल होने वाली है। अच्छा, तो वो क्या हलचल होने वाली थी? वो ये खतरा था कि अगर फुल कोर्ट हुआ तो उसके अंदर ये गड़बड़ होगी, हलचल होगी, वहाँ डिविजन्स होंगे, वहाँ कोई मसला बन सकता है। ये 2-3 जजेस हैं, ये काफ़ी फायरी स्पीचेस दे के इशू हेडलाइंस बनाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। मगर अब मेरा ख्याल है कि अगर आज आप फैसल वाडा को पूछे अभी कि भाई अब क्या होगा, तो आप वो कहेगा और सब ठीक हो गया, सिर्फ एक थर्ड रेजिग्नेशन आने वाली है। अच्छा। अब ये कहेंगे वो। अब वो जो जिसकी तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे या इशारा कर रहे थे, वो खतरा ख़त्म हो गया अब। हाँ, तो ये रेजिग्नेशन सिर्फ एक और आएगी या दीगर कोर्ट्स जो हैं जो इससे पहले लेटर भी लिख चुके हैं? वो देखिए, वो तो उन जजेस पे डिपेंड करता है, बट ये 2 बड़े क्रिटिकल जजेस थे, सो इसलिए आई थिंक देयर मे बी सम मोर रेजिग्नेशंस। और ऐसे में अतर मिनल्ला साहब ने अपने जो लेटर में प्रेसिडेंट साहब को जो उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवाया, उसमें लिखा है कि इससे पहले उन्होंने कभी अपनी सर्विस के दौरान इतना गहरा वार आइन पर नहीं देखा। वो तो सारे कह रहे हैं ना, ये लोग तो यही कहेंगे ना। मगर सवाल इससे फिर अब मैं उधर जाना नहीं चाहता, तो आप मुझे मत वहाँ लेके जाएं। अच्छा। कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ। वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे जुडिशरी का अपना बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इस हद तक जब जुडिशरी चली जाती है ना, तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे। अपने हद से कोई बाहर निकल जाता है तो फिर दूसरी साइड जो है वो भी अपने हद से बाहर निकल जाती है। और यही हुआ है कि सियासी इतना हो गया माहौल, जो कि जुडिशरी के अंदर भी पहले ज़माने में आयशा जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की साइड लेती थी और वो एग्जीक्यूटिव की साइड होती थी। जब एग्जीक्यूटिव और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई झगड़े होते थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की साइड लेती थी। जब वो इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव एक साइड भी होती थी तो वो उनकी साइड लेती थी, ऑपोजिशन की नहीं लेती थी। तो कभी, मगर अभी हाल ही में ये हुआ कि पॉपुलर जो सेंटिमेंट है इमरान खान के लिए, वो जुडिशरी के अंदर भी नुमाया हो गया। उनके जो कुछ फैसले थे वो इतने पोलिटिसाइज्ड फैसले नज़र आ रहे थे कि उसके अंदर न्यूट्रल लोग भी ये कह रहे थे कि ये तो कानून और इंसाफ के तकाजे भी नहीं है, ये तो सियासत के तकाजे में चले गए हैं। पहले ये सियासत के तकाजे में बड़े ख्याल के साथ, तरीके के साथ जाते थे और एक आध इधर कर दिया जहाँ क्रिटिकल है या इधर कर दिया, ऑन द फेस ऑफ इट लगा ऐसे कि नहीं अभी भी गुंजाइश है इंडिपेंडेंस की या न्यूट्रलिटी की। मगर ये हाल ही के अंदर 2-3 चीफ जस्टिस और उनके साथी, 4-5 इकट्ठे मिल के साथी, ये तो 2017 से इतने एक्टिव हुए हैं, इतने एक्टिव हो गए थे कि इट वाज नाउ क्वाइट क्लियर कि जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज़ अ वेरी हाईली पोलिटिसाइज्ड अदालत। और वो ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो ये थी कि ये इमरान खान के हक़ में है। ठीक, इसीलिए तो ये बातें शुरू हो गई ना कि जजेस फैसले नहीं कर रहे, उनकी बीवियाँ फैसले कर रही, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी। तो आई थिंक द जजेस हैव पुश्ड देमसेल्व्स इनटू सच अ पोजीशन दैट सिस्टम वाज बिकमिंग अनस्टेबल। तो जब पावर जहाँ होती है वो फिर असर्ट करती है ना अपने आप, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। इसमें तो ये आई थिंक मैं एक बहुत सीनियर एडवोकेट से बात कर रहा था जो जिनका सियासी ताल्लुक है, तो वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आई लेड दी लॉयर्स मूवमेंट का मैं हिस्सा था, हमने सब कुछ किया था, मगर इवन हम तो कुछ और सोच रहे थे, आज़ादी होगी, इनकलाब आएगा। इनकलाब क्या है, यहाँ तो कुछ और हो गया। तो मैं खुद मायूस हूँ कि हमारे जजेस ने किया क्या है उस आज़ादी के साथ जो हमने इनको दिलवाई थी। तो देव डिस्क्रेडिटेड देमसेल्व्स। आज ये जो सारी बात हो रही है जमहूरियत 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 की, तो जमहूरियत को मारने वाले तो सारे मिलजुल के हमने किया है ना। यही तो मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पुरानी अपोजिशन थी जो अब गवर्नमेंट में है, जो उस वक्त गवर्नमेंट थी जो अब अपोजिशन में है, और जो जुडिशरी के लोग थे, जो लीडिंग एजेस थे, द टॉप जजेस, दे ऑल पार्ट ऑफ दिस। तो दे ऑल जॉइंटली, जैसे कहते हैं ना, प्लेट के ऊपर को पकड़ा दिया सारा कुछ प्लेट में रख के। तो अब इसके मतलब है कि अब अदलिया से आवाज़ें नहीं आएंगी जो पहले आती रही हैं। अब नहीं आएंगी, अब नहीं, उस किस्म की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक, और अब फुल कोर्ट की गुत्थी भी आपने सुलझा दी कि अगर तलब भी किया गया तो किन वजूहात की बिना पर ये इजलास बुलाया गया है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं उस हैपनिंग की जो आज पार्लियामेंट में हुई, यानी नेशनल असेंबली में देखी गई। सिर साहब, बड़ा मुतालबा किया जाता था एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आज क्या वो आज नोटिफिकेशन आ गया है मगर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया है? जी आ गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे आ गया। आज जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो पास हुई हैं,
उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है। पहली बात कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो तो हो गया ना, फील्ड मार्शल तो बन गए थे वो जी, ठीक, कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अब होंगे चीफ ऑफ द डिफेंस कमांड जी, डिफेंस फोर्स। ठीक, वो जो 3 का जो अबॉलिश किया ना उन्होंने, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, हाँ। उसको ख़त्म करके उन्होंने एक नया ओहदा बना दिया, एक नया कमांड सेंटर बना दिया, ऑपरेशनल कमांड जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जी, ठीक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है उनको उन्होंने आज जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को बना दिया ठीक, और साथ ये कह दिया कि जो ओहदा है उसकी टर्म शुरू हो रही है अब से। ओके, 5 साल की टर्म मिल गई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को। कौन है वो? आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल। आप गड़बड़ करती हैं। अच्छा, हाँ, मैं फील्ड मार्शल कह रहा हूँ आपसे। यू हैव टू नो लॉन्गर कॉल हिम आर्मी चीफ, ही इज फील्ड मार्शल ओके एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोथ, ओके, एंड नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। 3 ओहदे आ गए। जो आर्मी चीफ था उसका ओहदा 3 साल की टर्म थी जी, इनिशियली, हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्मी एक्ट इनिशियली, ठीक है ना। फील्ड मार्शल साहब तो फॉर लाइफ है जी, ऐसे ही है ना, ऐसा ही। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो 5 साल मिल गए आज से। ओके, तो टेक्निकली अगले 5 साल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी इन कमांड ऑफ द एंटायर डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड बाय डेफिनेशन आल्सो एज आर्मी चीफ। तो वो नोटिफिकेशन की अब आज इस तरीके से नोटिफिकेशन आई है, ये नहीं है कि आर्मी चीफ उनको 5 साल मिल गए हैं। तो अब 2030 तक फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आगे आइए। अच्छा, नए पोस्ट क्रिएट जाएंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, या ये वो भी जो है वो उनकी जो रिकमेंडेशन है कि कौन आएगा उस पर, बिकॉज 4 स्टार है ना वो। They are 4-star posts, like that of the army chief, deputy chief, or vice chief of army staff, are 4-star. Right. वो recommendation होगी of the army chief oblique field marshal साहब, okay, to the prime minister के आयशा को लगाएं आप। अच्छा, ये उसी तरीके से है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के लिए प्रेसिडेंट को कहता है कि आप इनको लगाएं, एडवाइस करते हैं। तो ये एडवाइस आएगी नीचे से, अच्छा, फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, ओके, और प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ेगी, आइन के अंदर लिख दिया गया है, एक फॉर्मेलिटी है ये। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर 3 ओहदे तो आ गए उनके पास, फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, आर्मी चीफ जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वो तो 3 जिसमें बाकी लोग भी होंगे जी, देन ही विल अपॉइंट द वाइस चीफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ चीफ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑन हिज एडवाइस जी, द चीफ ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स। ये एक अलग अदारा है, स्ट्रेटेजिक कमांड जिसे कहते हैं। ओके, ये स्ट्रेटेजिक कमांड इज न्यूक्लियर। ओके, आपके जो न्यूक्लियर असासे हैं, हाँ, वो एक अलग कमांड है। अच्छा, उसका भी जो हेड होगा वो आसिम मुनीर लगाएगा। सो आसिम मुनीर विल अपॉइंट द हेड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, आसिम मुनीर विल प्रिसाइड ओवर the other 2 field marshals in that committee, chief of defense force, ठीक, जी, जहाँ खुद बैठे होंगे as army chief and head of that committee. So basically all the levers of power जो है वो अब आसिम मुनीर साहब के हाथ में आ गए ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनली, और टर्म भी 5 साल की स्ट्रेट अवे मिल गई है एज फील्ड मार्शल फॉर लाइफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ठीक, 5 साल की। फॉर लाइफ एक तरफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 फॉर लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का ये मतलब ये है कि व्हेन ही रिटायर्स, जब भी ये रिटायर होंगे, 5 साल तो कहीं नहीं गए ना, जी जी, तो जब ये रिटायर होंगे ही विल कंटिन्यू टू वेयर द यूनिफॉर्म। इनके नाम के आगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखा होगा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ठीक है, रिटायर्ड नहीं लिखा होगा। अब जब आर्मी चीफ रिटायर करता है ना तो वो लिखा होता है
COS रेड ब्रैकेट्स रिटायर्ड, जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड, इनके रिटायर्ड नहीं लिखा होगा। और मैं जाते जाते ये एक्सप्लेन कर दूं उन लोगों को जो कि थोड़े से परेशान है कि ये ताहयात तक ये क्या मतलब है इसका। ये दुनिया में जहाँ जहाँ फील्ड मार्शल का ओहदा बनाया गया है, ये शुरू हुआ है UK में। अच्छा। ये वहीं से ये सारी बात चली है फील्ड मार्शल की, ठीक है। जर्मन्स एंड ब्रिटिश जर्मन्स में भी तो, और फिर अमेरिका में भी था फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, ठीक, ब्रिटिश। उसके बाद भी 1996 तक अंग्रेज जो हैं वो फील्ड मार्शल्स बनाते रहे हैं, ओके। उसके बाद कोई फील्ड मार्शल नहीं बना, और जब वो फील्ड मार्शल किसी को बनाते थे वो फॉर लाइफ होता है, वो भी फॉर लाइफ था। दे वुड वेयर देयर यूनिफॉर्म विद ऑल द मेडल्स एंड एवरीथिंग एल्स एंड बी रिफर्ड टू एज फील्ड मार्शल। जी, ये दुनिया भर में रिवायत है इसका हवाला। हाँ, मगर अब ये हो रहा है कि पिछले 10-20 साल से अंग्रेज़ों ने, UK वालों ने कोई फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर उनका एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो सिर्फ आर्मी से नहीं लेते थे, दूसरी फोर्सेस से भी लेते थे। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया है कि दूसरी फोर्सेस को खुश करने के लिए वो जो ओहदे उनके बनाए हैं, दे आर इक्वल टू दैट ऑफ फील्ड मार्शल। आर्मी जो फौज के जो होते हैं वो फील्ड मार्शल होते हैं, जो नेवी से आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये पहली दफ़ा हमने सुना है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, मगर UK के अंदर दे आर नोन एज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। वो फील्ड मार्शल का पोस्ट होता है। एडमिरल हो सकता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ लारा वारा, एडमिरल फलाना, मगर अगर उसे कहा जाए एडमिरल ऑफ द फ्लीट तो इट्स इक्वल टू 5 स्टार्स। राइट, ठीक है। सिमिलरली एयरफोर्स में भी एयर मार्शल जो है उन्होंने उसको 5 स्टार कर दिया, और वो भी ताहयात ही होंगे। ठीक, दे विल ऑल्सो बी नोन थ्रू आउट सब्सिक्वेंटली एज एयर मार्शल्स, और कोई रिटायर्ड नहीं लिखा जाएगा। ओके, वो भी फील्ड मार्शल ही कंसिडर होंगे, और इम्यूनिटी उनको भी होगी इक्वल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इम्यूनिटी लिखा तो नहीं गया कि उनकी भी होगी कि नहीं होगी, बट आई थिंक होगी। आई थिंक दिस विल कवर द एंटायर थिंग। मगर इम्यूनिटी जो बात आप कर रहे हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो इम्यूनिटी का जो इशू है, आर्मी चीफ जब तक वो यूनिफॉर्म में था तो उसकी इम्यूनिटी थी, जब वो रिटायर्ड लिखता था तो उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती थी। वो आपने देखा क्या हुआ अभी हाल ही में जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, आर्टिकल 6 भी लग गया, ये भी हो गया, और बेलें भी करानी पड़ी, अदालतों में भी घूमना पड़ा उनको, आर्मी चीफ को, ठीक। तो मगर अब ये नहीं होगा। अच्छा, नाउ दिस विल नॉट हैपन टू एनीवन आउट ऑफ दीज पीपल। तो अब सवाल ये लोग बड़े पूछ रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत, ये ज़रूरत क्यों नहीं लगा सके। तो फिर आपको पता चलेगा ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए नहीं लगा सके, अब जब जनरल मुशर्रफ के ऊपर केसेस हुए तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, सरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, इनको निकाला था इम्पीचमेंट की थ्रेट के ऊपर जी। उसके बाद किसी ने केस कर दिया, हालांकि जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इनके ऊपर केसेस नहीं होंगे और ये चले जाएंगे मुल्क से बाहर, मगर हुआ ये कि किसी के जरिए केस करा दिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था अब लेकर आए, हम बना देते हैं। तो अब इस किस्म की सिचुएशन को रोकने के लिए कि कल को फिर ना इस किस्म की कोई सिचुएशन हो जाए, अभी तो सब ठीक है कि जब हम चले जाएंगे तो ये ना हो कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये सोचे कि किसी से करवा देते हैं, मैं खुद तो नहीं करता, किसी से करवा देते हैं और किसी जजेस को खड़ा कर देते हैं कि करो कुछ, और उस किस्म की हरासमेंट जो मुशर्रफ साहब की हुई थी वो फिर से शुरू हो जाए। ये अब खत्म हो गई है, अब इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए ताकि और कोई मसला ना हो। ठीक, बहुत से सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन एक और बहुत अहम सवाल मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ब्रेक के बाद रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। ऐसे में सबसे बड़ी हैरानी जो सबको हुई, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ साहब रूनुमा हुए। इससे पहले वो कोई इतनी पार्लियामेंट सेशन को अहमियत नहीं देते, गालिबन रिपोर्टेडली चौथी बार वो असेंबली सेशन अटेंड कर रहे थे, और इस तरमीम के मौके पर उनका वोट क्या इतना ही ज़रूरी था, वो आए या लाए गए? नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं ला सकता, वो आए। पहली बात तो ये आप समझ लें इस बात को। अच्छा, दूसरी बात एक और गलत फहमी है, उसको भी दूर कर दें कि मियाँ साहब दिली ख्वाहिश उनकी जो भी हो कि जो हुआ ठीक हुआ, नहीं हुआ कैसे हुआ, कौन, ये सारी बातें दिल की बातें उनकी। अच्छा, दिल तो ये था कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूं, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। जब आप एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके बाद फिर छोटे कॉम्प्रोमाइज़ के बाद के रास्ते खुल जाते हैं ना, आदत हो जाती है। वो नहीं, आदत की बात नहीं है, रास्ता कोई नहीं होता। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपके गले पड़ जाएगा। तो वंस यू डिसाइड कि हमने रहना है इस कोर्स पे,
तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जैसे इनका फैसला हुआ कि हाँ ये अब करना पड़ेगा हमें, और कोई चारा नहीं है। मियाँ साहब ज़हन में बड़े क्लियर हैं, दिल में जो भी वो सोचते हों कि क्या कहाँ गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ गई वो मेरी ख्वाहिशें कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो। मैं तो 3 दफ़ा गया बिकॉज मैं वो चाहता था। अब सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जैसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं कौड़ा घुट करना पड़ेगा। अब कौड़ा घुट का मतलब है कि भरा रहे प्राइम मिनिस्टर, धी बने चीफ मिनिस्टर और आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने, कोई चारा नहीं है और देयर इज नो वे आउट। ठीक है, चले वो नवाशी साहब एक शेर अक्सर गुनगुनाते हैं, ये सादिक आ रहा है सिचुएशन पे, लेकिन ऐसे में आपने कहा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्या पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीख रही? कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में इतनी ताकत है कि किसी का बाप भी चाहे तो इसे ख़त्म नहीं कर सकता। देखिए पीपल्स पार्टी भी तो हार्ड बॉल खेल रही है ना। क्या हार्ड बॉल का मतलब यह है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेल रही। हाँ, वो इसलिए कि उसे पता है कि उसके बगैर ये सारा कुछ हो नहीं सकता। तो वो भी फिर अपनी डिमांड पूरी तो करवाएंगे ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो डिमांड थी, 2 बातें थी ना। एक तो हम ये NFC को हाथ नहीं लगाने देंगे, बाकी मैं समझना अख मारती है कि जो तुसी चाहते हो करा लो वो और तरीके ना, ठीक, वो हम करें, मगर ये हमारे लिए सियासी तौर पे नॉट रेड लाइन है। और वो समझते हैं, दूसरी साइड भी समझती है कि इसके लिए सिंधी नेशनलिस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त अगर ये जिन्होंने कहना गड़बड़ करती है तो सारे लगे जाओगे ना, फिर मसला बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो दे डोंट वांट दैट। तो दूसरी बात ये थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है, उन्होंने सोचा कि फिर अगर यही है तो फिर हम भी कुछ निकालें। और वो आसिफ ज़रदारी साहब ने अब बुला के सबको ये कहा अपनी पार्टी में कि आप ये करने तो जा रहे हैं, बिल्कुल करें, NFC के ऊपर नहीं आपने हिलना, वो और रास्ते निकाल लेंगे हम। अच्छा। उनको जो पैसे वैसे चाहिए वो हम कर लेंगे, उनको एश्योरेंस दे दें, हम इसको छेड़ना नहीं चाहते। यही तो मेरी लेगेसी है, यही तो मेरा हिस्ट्री में रोल है मेरा 18th अमेंडमेंट, प्रोविंसेस के लिए, फेडरेशन के लिए। इसको तो हाथ ना लगाने दें। बाद में जो रास्ते निकालने वो निकाल देंगे पैसों के। उनके साथ यही हुआ ना कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो इम्यूनिटी थी, जैसे ही वो हटे तो फिर शुरू हो गए केसेस, फिर केसेस शुरू हो गए। और जब वो प्रेसिडेंट थे और उस वक्त अदालत जो थी उनकी इम्यूनिटी ख़त्म करना चाहती थी और प्राइम मिनिस्टर रास्ते में गिलानी साहब खड़े हो गए थे, तो इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी साहब को बाहर निकाल दिया, अनहर्ड ऑफ। वो इसलिए बिकॉज उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा खत स्विस अथॉरिटीज को, प्रेसिडेंट के सजा सुना दी थी एक वज़ीर आज़म को, वही फर्क कर दिया। तो अब सब ने सबक सीख लिए ना कि क्या क्या हुआ है उनके साथ। तो उसको उन्होंने रोकने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने कहा मेनू भी क्लियर करो फॉर लाइफ, मेरे खिलाफ भी कोई केस नहीं होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुई? अच्छा जी ठीक है फिर, क्योंकि अगर जनरल साहब को देनी है तो आपको भी दे देते हैं, मगर आप में और उनमें थोड़ा सा तो फ़र्क है ना। आप ये है कि आप अगर कोई और ओहदा लेंगे आफ्टर यू रिटायर एज प्रेसिडेंट, राइट, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपको इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर तो आप रहते हैं एज प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और आप कोई और ओहदा नहीं लेते, ठीक, आप सेनेट चेयरमैन नहीं बनते, आप स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं बनते, आप कुछ और MLA नहीं बनते, आप देन यू आर रिटायर्ड। एज लॉन्ग एज यू आर रिटायर्ड एंड नॉट गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एनी वे, तो ये आपकी इम्यूनिटी रहेगी। तो उनको भी थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि एक सूरत में आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी, वो ये होगी कि अगर कोई और आप ओहदा लेते हैं आफ्टर प्रेसिडेंट तो फिर ये इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो लेकिन इस पे तनकीद क्यों हो रही है? उलमा किराम क्यों ताहयात इस्तिस्ना की बात करते हुए कहते हैं कि आइन और शरीयत, ये शरीयत के खिलाफ है? अब आप मुझे ऐसे एरिया में ले जा रही हैं जहाँ मैं जो कहूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा। या कुछ लोगों को नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ। देखिए ये जब बात होती है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रियासत मदीना क्या थी। रियासत मदीना में हमारे प्रॉफिट सिर्फ लॉ गिवर नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो द जज। एक होता है टू मेक द लॉ, एक होता है टू अजज द लॉ। ही वॉज बोथ लॉ गिवर एंड द जज। ठीक है, दैट वॉज द रियासत मदीना। ठीक, वो हो नहीं सकता अब, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो जिस किस्म की जो डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही हैं, दे ऐसे लगता है कि हेड ऑफ स्टेट या आर एक्वायरिंग दोज पावर्स विदाउट हैविंग द स्पिरिचुअल authority behind them. All right, I got it. ठीक, that is why the ulama are objecting. इस मनसब और ये जो इस्तिस्ना मिल रहा है इसकी रूह के मुनाफी वो अपने लिए मांग रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। और एक और मामला जो बहुत हाथ से निकल चुका और नाजुक हो चुका है, इस्लामाबाद में हुआ एक अटैक जिसमें शहादतें हुई और दूसरी तरफ वाना में भी हमने एक हमला देखा जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने हमें बताया कि उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं और जाहिर है वो अफगानिस्तान के अलावा या TTP के अलावा कोई और हो नहीं सकता और उसके पीछे जो भारत का हाथ है वो तो मौजूद है। वज़ीर दाखिला ने सेनेट में इस पर इज़हार ख़याल करते हुए बताया कि इस सिलसिले में फील्ड मार्शल क्या किरदार अदा कर रहे हैं जो श्रीलंकन टीम ने अचानक फैसला किया था। लेकिन सेठी साहब, अब ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हम हालत जंग में हैं अफ़गानिस्तान के साथ और इस्लामाबाद और वाना हमलों का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। अभी तक जवाब दिया नहीं गया उस तरह से जैसे माजी में पाकिस्तान एग्रेसिव रहा। क्या जवाब दिया जाएगा और कब तक? देखिए, जवाब तो वही देंगे जो पहले भी दिया इन्होंने। सेलेक्ट अटैक्स होंगी, वो भी अपनी अटैक्स कंटिन्यू करेंगे TTP वाले, और आप भी सेलेक्ट टारगेट्स आप करेंगे, आप सेलेक्ट बमबारी करेंगे और ये होगा। मैंने ये कहा था कि एक चीज़ शायद ना हो कि पिछली दफ़ा अफगानिस्तान की हुकूमत ने टैंक्स भेज दिए थे लड़ाई करने के लिए आपके साथ, वो अब नहीं करेंगे। आपकी दोनों मुल्कों की फौजें नहीं क्लैश करेंगी। अच्छा, उधर की तरफ से TTP लगी रहेगी, आपकी तरफ से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनसाइड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द बॉर्डर सेलेक्ट ऑपरेशंस करेंगे। राइट, वो कंडेम करेंगे, आप कंडेम करेंगे TTP को, वो आपको कंडेम करेंगे, एंड दिस विल गो ऑन अंटिल द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड मुझे नज़र नहीं आ रहा ऑफ पीस टॉक्स। लेकिन उसमें तो इस्तांबुल का एक वक्त यानी कि तुर्की का एक वक्त पाकिस्तान आना चाहता है। अब वो क्या पाकिस्तान, वो देखिए उनके बड़े सीनियर लोग भेज रहे हैं, वो अपने आर्मी चीफ और बड़े सीरियस किस्म के लोग वो भेज रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह। उनकी ये कोशिश है कि ये ना हो जल्दी से जल्दी, बिकॉज ये सबका नुकसान हो जाएगा। मगर मेरा ख्याल है दे विल नॉट सक्सीड। अफगानिस्तान की तरफ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। एक स्टेटमेंट तो ये आया कि तजारत मुतबादिल रूट्स देखिए मुल्ला गनी हम धमकी दे रहे थे कि हम बंद कर देंगे, और बंद की भी है, और हमने कुछ बंद की भी है। 4 इस वक्त क्रॉसिंग्स हैं, पता है आपको ना, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में है, एक साउथ वजीरिस्तान में है, एक चमन है और एक तुर्खम है, ऐसे ही है ना। तो चारों बंद है इस वक्त जी। अब और सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट भी कराची से होती है, अफगानिस्तान की इंपोर्ट भी वहाँ से होती है। कोई $2 बिलियन की तजारत है एक दूसरे की, जिसमें अफगानिस्तान से जो माल यहाँ आता है वो 1/4 हिस्सा है वो जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ से जो जाता है वहाँ। तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है टू अफगानिस्तान गिर जाएंगी, उनकी इंपोर्ट्स गिर जाएंगी। वो ये धमकी दे रहे हैं कि जी अब हम सेंट्रल एशिया से और इंडिया से माल लेंगे और ईरान से लेंगे, और बहुत हद तक वो कर भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर इंडिया अभी तक तो चाबहार इतना एक्टिव नहीं हुआ और वो जो रूट है वो अभी तक बना नहीं है पूरा, बट इवेंचुअली बन भी सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग अफगानिस्तान जो है वो अपना शिफ्ट करेगा फोकस टू ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जहाँ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। तो वो जो चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है वो ईरान से इंपोर्ट कर लेंगे, और जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को वो सेंट्रल एशिया में भेज देंगे। अच्छा। मतलब ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इस किस्म की चीज़ें, और कोल, और जो इंपोर्ट करता है वो फूड स्टफ्स है, वीट, कॉटन, राइस, ये चीज़ें, पोटैटोज़, इस किस्म की चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब, और उनका ये कहना है कि अब हमने अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, ये मुश्किल होगी। अच्छा, उसका असर उनके ऊपर जो पड़ेगा वहाँ तो शॉर्टेजेस हो जाएंगे, ठीक है, कोई इस पर शक ही नहीं है। मगर उनकी गवर्नमेंट डजंट केयर, वो तो अवामी हुकूमत है ही नहीं, वो तो कहीं और नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हाँ, वो तो बाय फोर्स एक 20,000-50,000 लोग आके ले गए सिविल वॉर में, तो वो तो इनकलाबी हुकूमत है। अच्छा, मगर जो अवाम है वहाँ तो वो पहले ही सफ़र कर रही है, यहाँ से लोग वैसे ही आपने उनको वापस कर दिया है। ओवर 1 मिलियन पीपल सो फार, एवेंचुअली 2 मिलियन पीपल चले जाएंगे, वहाँ हालात तो और ख़राब होंगे। मगर हमारे यहाँ भी कुछ शॉर्टेजेस हो जाएंगी। जो इस वक्त हम अफगानिस्तान से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो जब भी ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज होती है तो हम आ जाते हैं वहाँ से। एक तो ये हमारे तंगी होगी, टमाटर महंगे हो जाएंगे,
प्याज महंगे हो जाएंगे। पहले जब भी कोई शॉर्टेज होती थी या अफगानिस्तान से आ जाते थे या ईरान से स्मगल होके आ जाते थे या इंडिया से आ जाते थे, वो अब एक रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा शॉर्टेजेस होंगी शॉर्ट टर्म में, और महंगाई भी हो जाएगी, और ये जाहिर है महंगाई होगी उसकी वजह से। तो ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, दहशतगर्दी में कमी होगी जाहिर है जब बॉर्डर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो ये ऐसे ही कहते हैं, डिस्गाइज नज़र नहीं आती। अब ये मजबूरी है, अफगानिस्तान की भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, कोई ब्लेसिंग वेसिंग कोई नहीं। वो कह रहे हैं टेररिस्ट कम से कम उस तरह से आ जा नहीं सकेंगे, उनके लिबादे में आते हैं, उनके भेस में आते हैं। नहीं, ऐसी नहीं बात, उनके भेस में नहीं आते, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। यही बात मुत्तकी वो आते हैं, बैठे हुए हैं, आज चले जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, उसको पुलिस करना इट्स नॉट इजी। तो ये मेरा ख्याल है ये टेम्पररी मेजर्स हैं। अच्छा। आगे गोइंग इन द फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 6 months कोई ना कोई अग्रीमेंट्स होंगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में ये है। ठीक है, तो इन अ वे ये कंटिन्यूटी है, जो डेलीगेशन तुर्की से आ रहा है तो वो मेंट करने की कोशिश करेंगे, उधर भी समझाएंगे, इनको भी समझाएंगे। वो भी बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये बात नहीं सुनते और उल्टा हमारे गले डाल रहे हैं। इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो ये अगले 6 माह के लिए, साल के लिए ये रहेगा ऐसे ही, मगर आहिस्ता आहिस्ता दीज थिंग्स विल बी आयर्नड आउट। ताक में है इंडिया। तो मीनवाइल जो श्रीलंकन टीम ने अचानक वापस जाने का फैसला किया, वो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी खबर ये बनी कि उन्होंने यहाँ स्टे करने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात, फिर सेनेट में उन्होंने बताया कि ये कैसे मुमकिन हुआ, फील्ड मार्शल ने क्या एफर्ट की, ये कितनी बड़ी आपके ख्याल में? देखिए, श्रीलंका लोग नहीं जानते कि 80 और 90 की दिहाई में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो रही थी, इंसर्जेंसीज थी, टेररिज्म थी, और उसके दौरान क्रिकेट होती रही वहाँ, और हमने भी वहाँ जाके क्रिकेट खेली और बम फट रहे थे और हम कोलंबो में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ मुझे ये पता है कि जब यहाँ से श्रीलंका की क्रिकेट टीम चली गई और उसके बाद 8 साल कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो जब चेयरमैन था, तो मैं जब गया श्रीलंका, तो मैंने वहाँ उनके बोर्ड के साथ एक खाना था जहाँ उन्होंने दावत की हुई थी मेरी। उस खाने के अंदर, उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, उस खाने के अंदर मैंने तकरीर की। मैंने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि याद करें वो वक्त जब यहाँ बम फट रहे थे। उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया और क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी टीम भेजेंगे, और आपका मौक़िफ़ भी यही था कि हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे बाय शोइंग कि कितने मुस्बित, तो हम तगड़े हैं, इकट्ठे हैं, और वी विल नॉट अलाउ क्रिकेट टू बी, क्योंकि ये एक मेटाफर है, ये एक इशारा है कि हम नहीं डरते आपसे, हम ज़िंदगी अपनी बरकरार रखेंगे। तो मैंने कहा यही हमारा हिसाब है, आप याद करें। जब ये मैंने वहाँ बात की तो तालियां वालियाँ बजी। उसके बाद मुझे चेयरमैन जो है उन्होंने मुझे अलग ले गए, कहने लगे आपने बड़ी बात की, बड़ी इमोशनल बात थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अभी अनाउंस करता हूँ कि हम आपको एक टीम भेजेंगे 1 दिन के लिए, ताकि ये आपका मसला हल हो। तो दैट इज़ हाउ इट केम बैक। वो आए, जहाज़ से उतरे, सीधे स्टेडियम गए, हम ले गए, हमने मैच खिलाया, मैच खिला के बाद सीधे वापस एयरपोर्ट ले गए और वहाँ भेज दिया, सिक्योरिटी की गारंटी। तो वो एक जिसे कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन थी, जिसका हम बड़े मशहूर हैं श्रीलंका। आज भी श्रीलंका यहाँ आए और ये हो रहा है। आई थिंक यही बात उन्हें समझाई गई है, मैंने ट्वीट भी की है, और मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से भी, PCB की तरफ से भी, मोहसिन नकवी की तरफ से भी उन्हें समझाया गया। और मेरा ख्याल है उनके जो साथ आए हुए हैं, एक उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ वो फ़ौजी हैं, और एक उनके जो चेयरमैन है वो भी आए हुए हैं उनके लीड बोर्ड के, तो वो उनको बात समझ आ गई है। तो उन्होंने अच्छा फैसला किया है। हालांकि कुछ नए बच्चे हैं, उनको तो याद भी नहीं होगा 90 में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने ये कुछ ऐसे बात की कि हम चले जाते हैं। हाँ। मगर ये है कि उनको भी उकसाने वाले हमें पता कौन है। हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे हम। हाँ। मगर ये है कि फिर बोर्ड ने बहुत तकड़ा फैसला किया और आई थिंक PCB ने अच्छा हैंडल किया है। वेरी वेल हैंडल्ड। तो तारीख याद दिलाना हाल को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।